चलो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा आगे देख लो, ध्यान से सुनना आप सब लोग। तो हम लोग स्टार्ट करें विद द चैप्टर सेल डिवीजन। सुनो, सबसे पहली बात, सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा? सेल डिवीजन का मतलब होगा कि एक सेल से दो नए सेल का बनना। इस प्रोसेस को आप कहोगे सेल का डिवीजन। एक सेल से दो नए सेल का बनना। आपके पास एक सेल है, लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है। ये एक सेल है आपके पास। अब आप इससे दो नए सेल बनाने वाले हो। ये आपने दो नए सेल बना दिए। एक सेल से दो नए सेल बनने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? सेल का डिवीजन। ये वाली बात समझ आई? अब आगे की बात ध्यान से सुनो। सेल डिवीजन में बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बाद में बात करेंगे उसकी। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एक सेल था, आपने इनसे दो नए सेल बनाए। तो जो सेल पुराना है उसे आप बोलोगे पेरेंट सेल, क्योंकि हम जिनसे बने उनको पेरेंट्स बोलते हैं ना हम लोग। तो ये सेल भी क्या हो गया? पेरेंट। और ये दोनों नए बने ना, तो इन्हें बोलोगे डॉटर सेल। ये वाली बात समझ आई? इसको लेबल करेंगे। हमने इन्हें क्या बोला? पेरेंट सेल। और जो दो नए सेल बने उन्हें क्या बोलोगे? डॉटर। क्या इतनी बात समझ आई सबको? अब आगे की बात ध्यान से सुनना। सुनो, पेरेंट डॉटर क्लियर है सबको? अब सुनो, अगर एक से दो नए सेल बनाने तो क्या करना होगा? अगर आपको एक से दो नए सेल बनाने तो आपको क्या क्या करना होगा वो समझना है अपने को। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। तो सुनो, अगर किसी भी सेल को डिवाइड होना है, अगर किसी भी सेल को डिवाइड होना है, आगे देख ले, अगर किसी भी सेल को डिवाइड होना है तो उसको कुछ फेजेस से होके गुजरना होगा, उससे कुछ प्रोसेस से होके गुजरना होगा, उससे कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सेल को डिवाइड होने के लिए क्या क्या लगेगा, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो, अगर ये समझ गया तो समझ लो सेल डिवीजन चैप्टर कुछ नहीं है। अब आगे सुनो, ये मैंने एक साइकिल बनाया। सर्कल को साइकिल आप बोलोगे, इस साइकिल को आप बोलोगे सेल साइकिल। कैसा साइकिल है ये? सेल साइकिल। अब एकदम ध्यान से सुनना, है सेल साइकिल क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो रिप्रेजेंट करेगा सेल डिवीजन। लाइक एक सेल से अगर एक सेल से अगर दो सेल आपको बनाने तो क्या क्या करना होगा वो मैं अब यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। अगर एक से दो नए सेल बनाने तो क्या क्या करना होगा, हम वही देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान से सुनना क्या क्या करना होगा। तो सुनो, किसी भी सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसे दो फेज से होके गुजरना है। लाइक मुझे मेरे जैसे दो और बनाने, तो मुझे दो फेज से होके गुजरना होगा। कौन से होंगे वो दो फेज? ध्यान से सुनो, कौन से होंगे वो दो फेज? तो सुनो, पहला होगा इंटरफेस, एक होगा एम फेज। तो पहली बात आप सुनो, अगर सेल को डिवाइड करना है, पहली बात, इंसानों के सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम जाएगा? तो आप बोलोगे 24 घंटे। कितना जाएगा? 24 घंटे। तो ह्यूमन सेल्स को डिवाइड होने में कितना टाइम जाएगा? 24 आवर। और कितने फेज से होके गुजरेगा? दो। पहले फेज को बोलोगे इंटरफेज और दूसरे फेज को बोलोगे एम फेज। ये वाली बात समझ आई? आप एकदम ध्यान से सुनो। हमने कहा कि ह्यूमंस के सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम जाएगा? 24 आवर। और कितने फेज से होके गुजरेगा? दो फेज से होके गुजरेगा। पहला फेज क्या होगा? इंटर। और दूसरा क्या होगा? एम। आई एम। आई एम। इंटर और एम।
तो इसे लिख लेते हैं। पहला फेज होगा इंटरफेज और दूसरा फेज होगा, क्या इतनी बात समझ में आई सबको? इंटरफेज और एम फेज। अब एकदम ध्यान से सुनना, उसमें से भी इंटरफेज को कितना टाइम जाएगा? इंटरफेज को जाएगा 23 घंटे। 24 घंटे में से 23 घंटे किसको लगेंगे? इंटर को। और बचा हुआ कितना लगेगा? 1 घंटा किसको लगेगा? एम फेज को। अब ध्यान से सुनो, ये जो इंटरफेज होता है ना, इसको तैयारी वाला फेज बोलते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज आपको खाना बनाना है, आप बोल रहे हो घर जाके खाना बनाएंगे, ठीक है? तो खाना ऐसा डायरेक्टली नहीं बनाने लगते हो आप। पहले आपको खाना बनाने की तैयारी करनी होती है। पहले आपने सब्जी काट ली, उसको धो लिया, दाल चावल को धो लिया, आटा को वो बना लिया जो भी बनाते हो आप पानी वानी डाल के। फिर आपने गैस धो लिया, बर्तन धो लिया, गैस साफ कर लिया, किचन साफ कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो कबाड़ किए थे अभी तो क्लीन ही नहीं हुआ है। तो पहले आप ये सब तैयारी करोगे ना, तो ये तैयारी करने के पार्ट को क्या बोलोगे? प्रिपरेशन। ऐसे थोड़ी ना आप गए तुरंत डाल के सब चालू हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये तैयारी करने वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलोगे? प्रिपरेशन फेज। और उसी का दूसरा नाम क्या होगा? इंटरफेस। तो इंटरफेस का दूसरा नाम क्या होगा? प्रिपरेटरी फेज, जहां पे आप डिवीजन की तैयारी करोगे। डिवीजन नहीं करोगे, डिवीजन कहां करोगे? यहां पर 1 से 2 यहां पर बनेगा, यहां पर क्या होगा? 1 से 2 होने की तैयारी। जैसे अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो पहले तैयारी करनी होगी कि हमें ट्रिप पे जाना है, 1 हफ्ते पहले से आप बैग एक ले लोगे, फिर उसमें धीरे धीरे चुरा के अपने घर वालों का सामान डालते जा रहे हो। बहन का पर्स चुरा लिया क्योंकि पैसे जाते थे उसमें, क्योंकि घर वालों के हिसाब से उनकी असली औलाद वही है, तो पैसे उसको मिल रहे हैं, भाई को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे आप धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो। समझ गए? एक किडनी ले ली किसी की कि बेच के जाएंगे, पैसा ज्यादा होगा, तो आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी करने को क्या बोलोगे? इंटरफेस या प्रिपरेटरी फेज। कितना टाइम जाएगा उसमें? 23 आवर्स। और जाओगे कब? 1 घंटे में, एफ एम फेज। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, इंटरफेस को और क्या बोलोगे? प्रिपरेटरी फेज। और एम फेज को क्या बोलोगे? डिवीजन फेज। आपका जो इंटरफेस होता है ना वो 95% होता है, और ये कितना होगा सिर्फ? अरे टाइम के हिसाब से मिलाओ ना। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? मारूं अभी बेहोश हो जाएगा। तू भी ऐसा ऐसा कर जाके पीछे। अब ध्यान से सुनो आगे की बात। अब ध्यान से सुनना, पर पहले के टाइम पे कब से चल रहा है सब? पहले के टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो साइंटिस्टों को लगता था ना कि डिवीजन तो एम में हो रहा है, तो इंटर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मतलब आपका सेल यहाँ पे आराम कर रहा है, नल्ला पड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो पहले के टाइम पे इसी फेज को रेस्टिंग फेज बोलते थे। तो बाद में पता चला कि रेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी सेल एकदम। अरे ट्रिप पे जाने के पहले कितने एक्टिव रहते हो कि आप ये भी रख लो, ये भी रख लो। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा अगर एक्टिव सेल किसी टाइम पर है तो वो कौन सा टाइम है? इंटरफेज। पर पहले के टाइम पे इसका क्या नाम था? रेस्टिंग फेज। और अब क्या बोलते हैं? प्रिपैरेटरी फेज या इंटरफेज। तो यहां पे ये बात को मैं मेंशन कर देता हूं, अर्लियर इट वाज नोन एज रेस्टिंग फेज। और एक और पॉइंट मेंशन करते हैं, मोस्ट एक्टिव फेज। क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई? क्या यहां पे कोई डाउट है? पक्का? चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, अब इसी को मैं इस चीज में बिठा देता हूं। सुनो,
ये जितना मैंने पार्ट मार्क किया ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। और यहां पर ये देखो, ये वाला, ये कौन सा फेज हम ले रहे हैं, ये हम एम फेज ले रहे हैं। क्या इतनी बात सबको समझ आई? तो ये इंटरफेज है और ये क्या है आपका एम फेज। चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। इंटरफेज में कुल 3 फेज होते हैं अलग अलग। इंटरफेज में कितने पार्ट होते हैं टोटल? 3 फेज होते हैं। पहला होगा G1, दूसरा होगा S और तीसरा होगा G2। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये देखो, ये होगा आपका G1 फेज, ये होगा आपका S फेज और ये होगा आपका G2 फेज। और ये तीनों को मिलाकर क्या बोलोगे? इंटरफेस। ये देखो डायरेक्शन ऐसे होगा, पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा और G2 के बाद क्या होगा? M फेज। M फेज में भी देखो 2 पार्ट होते हैं। M फेज में, M फेज मतलब डिवीजन का फेज। अब जब डिवीजन होगा तो डिवीजन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। आप डिवीजन कैसे होता है, तो जैसे आपके पास एक सेल है, इस सेल में आपको और क्या दिखेगा? तो आपको दिखेगा, आपको दिखेगा न्यूक्लियस। सेल और ये क्या है? न्यूक्लियस। ध्यान से देखो, ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका साइटोप्लाज्म। समझा? ये अंदर का न्यूक्लियस और ये बाहर का पानी क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ नालायक लेट भी आते हैं, सुनते रहो। तो ये आपका सेल है, ये अंदर क्या है उसका? न्यूक्लियस। पैसा लाई? क्या करूं खाली वॉलेट का? अबे, तो ये आपका सेल है। चंदा नहीं, इन लोगों ने गिफ्ट में वॉलेट दिया था, अब वो खाली पड़ा है, उसमें रखूं क्या मैं? ये आपका सेल है, अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। तो देखो सेल का डिवीजन कैसे होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक का कितना न्यूक्लियस हो जाएगा? 2। ध्यान से सुनना, पहले आप एक का 2 न्यूक्लियस बनाओ। तो देखो, पहले न्यूक्लियस 2 हो गया, अब देखो सेल 2 होगा। ध्यान से देखना, ये देखो, पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर यहां से बीच में से ऐसे 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 सेल डिवाइड हो गया। तो ऊपर एक न्यूक्लियस, नीचे एक न्यूक्लियस, ऊपर सेल, एक नीचे सेल। ये था एम फेज। एम फेज में टोटल कितने स्टेप्स हुए? 2। पहले डिवीजन किसका हुआ? न्यूक्लियस का। और दूसरा डिवीजन किसका हुआ? सेल का। सेल मतलब साइटोप्लाज्म का। समझे? तो पहले वाले डिवीजन को बोलोगे कार्योकाइनेसिस और दूसरे वाले डिवीजन को बोलोगे साइटोकाइनेसिस। और ये दोनों किस में आएगा? एम फेज में। तो ये देखो, इसको लेबल कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था यहां पे? पहला स्टेप था हमारे पास कार्योकाइनेसिस और दूसरा क्या था हमारे पास? साइटोकाइनेसिस। और ये दोनों किस में आएंगे? एम फेज में। क्लियर है सबको इतना? तो एम फेज के 2 पार्ट होते हैं, कार्यो और साइटो। तो ऊपर देखो वापस, ये देखो,
एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार किस में आएंगे? कार्योकाइनेसिस। और यहां पर क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। तो यहां तक देखो, यहां तक, यहां से लेके यहां तक ऐसे, ये है आपका, अरे नहीं, ये है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आप 10th में पढ़े हो। और यहां पर लास्ट में, यहां पर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो ये था पूरा सेल साइकिल। ये पूरे में लगेगा 23 घंटा, इसमें लगेगा 1 घंटा। इसमें तैयारी होगी और यहां पर डिवीजन होगा। पहला डिवीजन किसका होगा? यहां पर न्यूक्लियस का। और यहां पे किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का। क्या यहां पर इतनी बात समझ आई? यहां पे मेंशन करता हूं, यहां पर किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन। और यहां पर किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। समझ में आया? पक्का क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है यहां पर? है तो पूछ लो, अंदर मत रखो। पक्का? चलो अब आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है कि जीवन में क्या होगा, एस में क्या होगा, G2 में क्या होगा। अब हम चालू करने जा रहे हैं इंटरफेस। इंटरफेस को हम डिटेल में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंटरफेस। एकदम ध्यान से सभी लोग अपना और बाजू वाले का कान खोल के सुनना, वरना बहुत मारूंगा। ध्यान से सुनना। तो इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में क्या होने वाला है? तैयारी। तैयारी जीत की नहीं, तैयारी डिवीजन की। सेल को डिवीजन की तैयारी करने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेस में क्या होगा? सबसे पहली बात, प्रिपरेशन। इसीलिए इसे और क्या बोलते हो? प्रिपेरेटरी फेज। लेकिन पहले क्या बोलते थे? रेस्टिंग फेज। अर्लियर रेस्टिंग फेज। कितना टाइम जाएगा इसको? 23 आवर। और कितने परसेंट है ये टोटल? 95%। कितने फेज है इसमें? 3, G1, S और G2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपके पास तो पहले हमारे पास G1 फेज। स्टार्ट करते हैं G1 फेज। एकदम ध्यान से सुनना। रहने दो, माफ कर दो। वही, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नाश्ता वाला खिल्ला ठुक के काम कर रहा है, तो ध्यान सुनने का। बड़ा पाव ठोक रहा है क्या उस पे? ध्यान से सुनो। अब हम स्टार्ट करें जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होगा? ध्यान से सुनो। जीवन फेज में क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो देखो, जीवन फेज में सबसे पहली बात, आपका सेल और ग्रो करेगा। अगर सेल को डिवाइड करना है तभी होगा ना जब सेल बड़ा होगा। छोटे लोग को तो ना डिवाइड कर दोगे। परिवार में बंटवारा कब होता है? जब परिवार बड़ा हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि 4 लोग में ही परिवार डिवाइड हो गया, आप मम्मी को लेके अलग हो गए, वो बहन पापा को लेके अलग हो गई। ऐसे थोड़ी ना होगा। परिवार जब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 50-60 लोग परिवार में रह रहे हैं, तो होते हैं, अरे भाई इतना बड़ा परिवार भी होता है, 50-60 लोग रह जाते हैं उसमें। ठीक है, तो तो ध्यान से सुनना। इस केस में आपका सेल डिवाइड होगा, तो सबसे पहली बात आप क्या करवाने वाले हो? सेल का ग्रोथ। सेल का ग्रोथ। और क्या होगा? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए कितने टाइप होते? 3 ना। आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, वो तीनों बनेगा। आर एम टी, रो मत, या एम टी आर, मटर, कुछ भी याद रखो। तो आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, ये बनेगा। तीसरा, ऑर्गेनल डबल होंगे। कौन डबल होगा? ऑर्गेनल। मतलब सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम,
ये जो चीजें होती है ना ये डबल हो जाएंगी। क्यों डबल होंगी? क्योंकि दो नए सेल बनने वाले हैं ना, तो अगर दो दो रहेगा तभी तो बांटोगे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया तेरा, एक माइटोकॉन्ड्रिया तेरा, बाकी बच्चे लोग का, तभी ना डिवाइड करोगे। ऐसे कैसे डिवाइड कर दोगे आप? बंटवारा मतलब बराबरी का। बंटवारे में एक चम्मच भी एकदम डिवाइड होता है, एक चम्मच के लिए भी खून खराबा हो जाता है वहां पे। कभी यूपी आओ वहां का बंटवारा देखो तो दिखेगा कैसे एक एक चीज के लिए, तिनके के लिए खून खराबा हो जाता है। ठीक है, देखो मालूम है उसको। तो ये था ऑर्गेनल डबल होना। ऐसे ही हमारे यहाँ बंटवारा हो रहा था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो झगड़ा चल रहा था उनके एक परिवार में, तो बहुत लोग आके देख रहे थे। तो एक बुढ़ा था 60-70 साल का, वो अपने हाथ में पोता लिया था अपना। उनके बीच में झगड़ा हुआ था, गोली चली, ये मर गया। गोली इसको लग गई, ये मर गया। ये रियल बात है, हाँ। यूपी बिहार का बॉर्डर था कुछ तो, बिहारी लोग हैं लेकिन लोग रहते थे बॉर्डर पे। तो ये सब घटना भी होती है। अब ध्यान से सुनो, ऑर्गेनल डबल हुआ, क्लियर बात सबको? और यहाँ पे और क्या बनेगा? मेम्ब्रेन। क्या बनेगा यहाँ पे? मेम्ब्रेन। तो क्या सभी को इतना बात समझ आया? पहले सेल आपका ग्रो करेगा, दूसरा आरएनए बनेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ऑर्गेनल डबल होगा, मेम्ब्रेन बनेगा, और कुछ प्रोटीन भी बनेगा। और क्या बनेगा? प्रोटीन भी बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? यहां पे कोई डाउट है? तो ये देखो, ये था आपका जीवन फेज, आपके टेक्स्ट बुक का। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट। अच्छा, जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है? गैप वन या ग्रोथ वन? गैप वन या ग्रोथ वन, ये याद रखना। तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट गैप पीरियड और द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। गैप या ग्रोथ, इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेल डिविजन। अरे, एम फेज के बाद है ना जीवन। कब होता है? याद करो, जीवन G to M, मतलब यहां पे डिवीजन हुआ, और M के बाद सीधा वापस क्या आ गया? जीवन। तो डिवीजन के बाद ही चालू हुआ, तो वही बोला कि इट स्टार्ट आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल परफॉर्म आरएनए बनेगा, आरएमटी 3, प्रोटीन बनेगा, मेम्ब्रेन बनेगा। क्या ये वाली बात समझ आई? और सेल तो ग्रोथ होने ही वाला है, वो आपको यहाँ दिया नहीं पर होता है। क्लियर हो गई ये बात है? अच्छी जब बुक कोई पढ़ोगे, ढंग की कोई बुक पढ़ोगे, अच्छी बुक और ज्यादा इन्फॉर्मेशनल, वहां पे आपको ये सब डिटेल में दिखेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया आपके सिलेबस के हिसाब से। और भी चीजें होती है जो आपकी बुक में नहीं दिया। आपको साइंटिस्ट थोड़ा ना बनाना है उनको, आपको खाली एक रफ आइडिया देना है उनको। तो इतनी बात क्लियर हुई? तो सुनो, क्या बोला है? जीवन का गैप वन नाम है, ग्रोथ वन नाम है। कब होगा? आफ्टर एम फेज। एम के बाद ही था ना, याद करो, जीवन S G to M, फिर से जीवन S G to M, गोल 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 घूम रहा है, साइकिल ही है। तो कब होगा? आफ्टर एम फेज। और क्या होगा? तो सुनो, एमआरपी। क्या होगा? एमआरपी। एम से मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बनेगा। आर से आरएनए बनेगा, कौन सा? 3, RMT। और पी से क्या आएगा? प्रोटीन बनेगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये था आपका जीवन, याद हो गया सबको? घोरो अच्छे से इसको पहले, प्यार से, प्यार से, डराना नहीं है, प्यार से घूरो। अरे गंदी जर्नल से नहीं, प्यार से। कब का हो गया? लेट आएगी तो क्या होगा? आई भी तो खाली हाथ आई। उसमें चिल्लर का सेक्शन नहीं है। हो गया सबका? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे एस फेज पे। तो अब ध्यान से सुनना है एस फेज। सुनो, यहाँ पे सुनो, एस फेज इंपॉर्टेंट है, करवाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आया तो फिर समझ जाना।
पर यहीं पे डंडा रखा था, देखो वहां पर है। तो ध्यान से सुनना। तो अब हम लोग करेंगे एस फेज। सुनो, तो ध्यान से सुनना एस फेज। सबसे पहली बात, एस फेज को और क्या बोलोगे? एस फेज को आप और बोलोगे सिंथेसिस फेज। एस फेज को और क्या बोलोगे आप? सिंथेसिस फेज। तो यहां पे पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एस फेज। सुनो, क्या दिख रहा है ये आपको? क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम है। क्लियर है बात? अब ये क्रोमोजोम गुजरा आपके एस फेज से, यहां पे एस फेज हुआ। देखो क्या फर्क आया एस फेज के बाद? पहले एस फेज के पहले ऐसा था, एस फेज के बाद कुछ ऐसा हो गया। क्या फर्क आया? तो सुनो, पहले कितना क्रोमोजोम था? एक। और यहां पे कितना क्रोमोजोम हो गया? एक ही है। अभी भी एक ही है। तो फर्क क्या आया? फर्क क्या आया? अब एकदम ध्यान से सुनना। तो पहले कुछ फालतू बात एकदम ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। ये देखो, क्या दिख रहा है? ये डीएनए। ओके। ये भी क्या है आपको? अभी भी डीएनए। तो ये देखो, ये डीएनए। अगर आप इसको जूम करोगे तो ये भी डीएनए ही दिखेगा आपको। तो ये डीएनए था, डीएनए से धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला, इसे बोलोगे क्रोमेटिन। और फिर क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमोजोम। क्या ये वाली बात समझ आई? खड़े हो। सेकेंड लास्ट, व्हाट इज क्रोमेटिन? नोटंकी कर रहा है बैठ के पीछे? खड़े रहो अब। तो ये क्या था आपका? डीएनए। डीएनए से ही आगे जाके क्या बनेगा? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से ही आगे जाके क्या बनेगा? क्रोमोजोम। क्या ये वाली बात समझ आई? इसको लेबल करते हैं। तो ये है आपका डीएनए, ये क्या है आपका? क्रोमेटिन। और ये क्या है आपका? क्रोमोजोम। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? डीएनए क्या होगा, क्रोमेटिन क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा? ध्यान से सुनना। अगर एक सेल नॉर्मली आप देखोगे तो आपको उसमें हमेशा क्या दिखेगा? क्रोमेटिन, ये दिखेगा। और क्रोमोसोम कब दिखेगा? क्रोमोसोम तभी दिखेगा जब सेल डिवीजन कर रहा हो, मतलब एम फेज में। अगर आपका सेल का डिवीजन चालू है तो क्या दिखेगा? क्रोमोसोम। अगर डिवीजन नहीं हो रहा तो हमेशा क्या दिखेगा? क्रोमेटिन। ये बात एकदम फिट कर लेना। क्रोमोसोम कब दिखेगा आपको? जब डिवीजन चल रहा है। अगर नहीं चल रहा डिवीजन तो क्या दिखेगा? ये वाली बात समझ आई सबको? तो अब ध्यान से सुनो। तो क्या अभी डिवीजन चल रहा था? इंटरफेज में तैयारी चल रही है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो।
तो ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, ये भी मैंने क्रोमोसोम बनाया, फर्क क्या है? अच्छा, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, कैसे काउंट करोगे? ध्यान से सुनो, क्रोमोसोम का नंबर कितना है ये कैसे काउंट करोगे? तो ये आप ये काउंट करो, ये दिख रहा है बीच वाला, ये इसे क्या बोलते हो आप? इसे आप बोलते हो सेंट्रोमेयर। इसे क्या बोलोगे आप? सेंट्रोमेयर। ये आपका सेंट्रोमेयर है, एक है ना अभी, एक क्रोमोसोम है। यहां पे कितना है? यहां पे भी तो एक ही है, तो मतलब वो भी एक ही क्रोमोसोम है। तो डिफरेंस क्या है? ये देखो, ये दोनों को मिलाकर आप बोलोगे क्रोमेटिड, ये दोनों को आप मिलाकर क्या बोलोगे? क्रोमेटिड। तो दो को मिलाकर एक क्रोमेटिड, दो को मिलाकर एक क्रोमेटिड। तो यहां पर कितना क्रोमेटिड है? एक। यहां पर कितना है? दो क्रोमेटिड है। तो डिफरेंस समझ आया? एस फेज में क्या होगा? डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि ये क्रोमोसोम है ना, और क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से ही बना है। ये देखो ना, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से ही बना है ना। तो यहां पर पहले इतना ही डीएनए था, अब देखो डबल हो गया ना। तो एस फेज में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट मतलब डबल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे क्या लिख दूं? कहां लिख दूं? तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यहां पर क्या होने वाला है? डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए का बनना, या तो डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या सभी को यह पहला पॉइंट समझ आया? क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। आई बात समझ में? कैसे? तो सुनो, जो डीएनए का अमाउंट होगा ना, वो डबल हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। जैसे आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे खाली बोल रहा हूं, 10 ग्राम डीएनए था, 10 ग्राम डीएनए था, यहां पे कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। ये वाली बात समझ आई? तो डीएनए का क्या डबल होगा? अमाउंट। तो यहां पे मैं पॉइंट मेंशन करता हूं, डीएनए अमाउंट डबल। समझा? डीएनए अमाउंट डबल का मतलब क्या होगा? पक्का? अच्छा, डीएनए के अमाउंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हम अपने वजन को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एलबीएस में रिप्रेजेंट करते हैं। डीएनए का वजन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सी से। किससे? सी। जैसे मैं कह रहा हूं कि डीएनए का वजन था 10 सी। सी मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए। ये वाली बात समझ आई? सी का मतलब क्या है? डीएनए का अमाउंट। तो लेट्स सपोज डीएनए का वजन था 10 सी। सी का मतलब समझ गए ना? अरे अपना केजी है ना, इनका सी है। समझा? अपना केजी है ना, इनका सी है, और कुछ नहीं, बस। क्लियर है? तो लेट्स सपोज डीएनए का वजन था 10 सी, और ये एस फेज से होके गुजरा, ये एस फेज से होके गुजरा, एस फेज। तो अब डीएनए का वजन कितना हो जाएगा? 20 सी। समझ गया? एक और एग्जांपल लो। लेट्स सपोज डीएनए का वजन है पीजी। पीजी भी होता है पिकोग्राम। पीजी का फुल फॉर्म क्या है? पिकोग्राम। सी की जगह पीजी भी दिया रहेगा, तो मतलब डीएनए के वजन की ही बात हो रही है, कुछ नई बात नहीं हो रही है। समझा? तो लेट्स सपोज डीएनए का वजन था 20 पीजी, तो एस फेज के बाद क्या हो जाएगा? 40 पीजी। समझ गया पहला पॉइंट? बहुत अच्छे। इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, सीईटी में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल नीट के पेपर में पहला क्वेश्चन यही डाल दिया था, बोर्ड्स में तो पूछता ही है। नीट के पेपर में, डॉक्टर बनने के पेपर में पहला क्वेश्चन यही डाल दिया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में। डीएनए कौन से फेज में बनेगा? एस फेज में। और एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेसिस फेज। समझ गए? अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आ गया, कहां पर होता है? कहां पर होता है? सेल के किस पार्ट में होता है? न्यूक्लियस के पार्ट में। अरे न्यूक्लियस में रहते हैं ना ये लोग, तो न्यूक्लियस में होता है। आई बात समझ में? कौन था पे सेंटर में? सेंटर में क्या होता है? चलो, अने वो नहीं बोला, मां कसम खाओ नहीं बोला। चलो, क्या ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान सुनो, अब सेकंड पे आओ, सेकंड पॉइंट पे आओ। ये देखो,
ये क्रोमेटिड था, यहां पर कितना क्रोमेटिड है, एक, वहां पे कितना है, तो क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा, डबल। तो यहां पर क्रोमेटिड का नंबर हो जाएगा डबल, इसको भी लिख देते हैं। क्रोमेटिड नंबर यहां पर क्या होगा, डबल। ये वाली बात समझ आई। तो लेट सपोज एक क्रोमोसोम है, ठीक है बाद में करेंगे, इतना समझ आया। अब थर्ड पॉइंट सुनो। अच्छा, एस फेज के पहले कितना क्रोमोसोम था और बाद में, एक ही है ना। तो एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, उसके साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। अरे क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया एस फेज में तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सेम रहेगा। पर हंस क्यों रहते तुम लोग, ओ या शी गॉट इट, कम रील दिखाकर। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। तो क्या सभी को ये एस फेज का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है यहां पर, इतना ही है एस फेज में, इसके अलावा कुछ नहीं है, दो पॉइंट और है पर बहुत चिंदी पॉइंट है, मेन यही है, कंसेप्चुअल यही है। वापस सुनो, क्या होगा सबसे पहले, डीएनए का सिंथेसिस, मतलब डीएनए बनेगा यहां पर, और क्या होगा, डबल रेप्लिकेशन। अगर आपके पास 100 पिकोग्राम डीएनए है एस के पहले, तो एस के बाद कितना हो जाएगा, 200। क्रोमेटिड का नंबर क्या हो जाएगा, डबल, और क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम। अब लास्ट बात सुनो, फोर्थ पॉइंट, यहां पर भी एक प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। और लास्ट बात, यहां पर एक सेल ऑर्गेनल डबल हो जाता है जिसका नाम है सेंट्रोजोम। तो यहां पे सेंट्रोजोम याद है ना, ऊपर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था कुछ ऐसा, ऐसा सेंट्रियोल सेंट्रोजोम, तो ये डबल हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट यही है, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट डबल। समझ आया सबको। तो एस फेज यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गया, बस इतना ही था एस फेज में, बहुत आसान है, एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात, डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस या तो रेप्लिकेशन, मतलब डबल की सिंगल उतना ही रहेगा, डबल हो जाएगा, क्या डबल होगा, अमाउंट। दूसरा और क्या डबल होगा, क्रोमेटिड, और क्रोमोसोम सेम। इतनी बात समझ आई। एक प्रोटीन बनेगा, क्या नाम है, और एक ऑरिजिनल डबल होगा, कौन सा, सेंट्रोसोम। इतनी बात समझ आ गई। तो ये था आपका एस फेज, जिसका फुल फॉर्म था सिंथेसिस फेज। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब आगे की बात सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलो एक करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे एक सेल है, ठीक है, उस सेल में मान लो प्रेजेंट है, वेरी गुड, 56 क्रोमोसोम। नहीं, मुंह से आए तो अच्छी बात है, कहीं और से आते तो क्लास को दिक्कत होता है। ध्यान सुनो, तो एक सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 56, और क्रोमेटिड भी कितने हैं, 56, और डीएनए का अमाउंट कितना है उसमें, 212, 212C। अब आपको बताना है कि एस फेज के बाद क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, 56, क्रोमेटिड 112, ओके, और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, मुझे भी पता है, 424। तो यहां पर आ जाएगा 424। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, क्लियर है सबको। चलो अब लास्ट बात करते हैं हम लोग G2 फेज का। तो सुनो G2 फेज में क्या होगा, सबसे पहली बात देखो, G2 फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस का क्या इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम, मतलब न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तभी ना डिवाइड करोगे।
दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोटीन बनेगा। अच्छा, कौन सा प्रोटीन बनेगा याद रखना, यहाँ पे बनेगा एक प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेगा। और क्या बनेगा, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। और क्या बनेगा, अच्छा सेंट्रियोल अपीयर, क्योंकि इसके पहले सेंट्रियोल डबल हुआ ना अभी जस्ट, तो यहाँ पे सेंट्रियोल अपीयर दिखेगा अब आपको सेंट्रियोल। तो क्या इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे? कुछ ट्रिक बन रहा है क्या? एन एन एम एन पी आर सी। चलो ठीक है, कुछ सच बन नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही याद रखो तब। तो वापस सुनो, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। एक ऐसा बॉटल है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। फिर दूसरा क्या बनेगा, प्रोटीन। और क्या बनेगा, आरएनए। और क्या होगा, सेंट्रियोल विजिबल हो जाएगा। क्लियर है? और प्रोटीन कौन सा बनेगा, ट्यूबुलिन। तो ये वाली बातें समझ आई। तो ये था आपका G2 फेज। क्लियर है सबको G2 फेज? चलो अब आगे चलते हैं। किसको? मारो 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 मारो, फिर उसके बाद मैं मारूंगा ना। चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, एम फेज में क्या होता है मैंने बता दिया है, वही जो बताया वही है कि एम फेज में डिवीजन होगा। एम फेज, एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। एम का मतलब माइटोसिस भी होता है, एम का मतलब मियोसिस भी होता है। एम में दो फेज होते हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का। तो दो डॉटर सेल बनेंगे। इतनी बात समझ आई? तो ये सब बता दिया है। तो इतना पहले एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ डिवीजन। 2 मिनट में वो भी हो जाएगा, फिर नया टॉपिक चालू करेंगे। जब तक मैं कुर्सी पे ना बैठ जाऊं। तो ध्यान से अब सुनना। जितना भी मोबाइल है साइलेंट कर लो, एक भी मोबाइल बचा तो जब्त हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ डिवीजन। चलो ध्यान से सुनना। तो अगला टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ डिवीजन। तो ध्यान से सुनो, टाइप्स ऑफ डिवीजन। टाइप्स ऑफ डिवीजन का मतलब होता है कि डिवीजन के कितने टाइप होते हैं। तो ध्यान से सुनना, डिवीजन के 3 टाइप्स होते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है कि एक सेल से दो नए सेल बनना। तो ये कितने तरीके से बन सकता है, तो ये 3 तरीके से बन सकता है। आगे देख लो, बोर्ड आगे है, तुमको ही बोल रहा हूं। हाँ, तो डिवीजन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होगा अमाइटोसिस, दूसरा होगा माइटोसिस, और तीसरा होगा मियोसिस। तो डिवीजन के 3 टाइप होंगे। आओ देखो, तो डिवीजन के देखो 3 टाइप होंगे। सबसे पहला अमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, और तीसरा
मियाओसिस। तो अब सुनो, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियाओसिस, मियोसिस। अब ध्यान से सुनना, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइटोसिस की। ध्यान से सुनो, अमाइटोसिस। तो अमाइटोसिस में हमें डिटेल में बात करना है तो मैं अलग से करवाऊंगा। माइटोसिस और मियोसिस का खाली इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम लोग उसको पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, जो माइटोसिस होता है ना, इसी का दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस का दूसरा नाम क्या होगा, इसे बोलोगे रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलेंगे ये सब, तो ये तब पढ़ेंगे जब ये टॉपिक मैं प्रॉपरली करवाऊंगा तब। जब माइटोसिस डिटेल में कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, क्योंकि अभी बता के कोई मतलब नहीं है। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में जितना होता है उतना ही बच्चों में भी आता है, इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंट का जो क्रोमोसोम होता है बच्चों में हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो हम लोग डिटेल में तभी बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो हल्का हल्का माइटोसिस है, ये दोनों ही सेल में हो सकता है, चाहे हेप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, दोनों में ही हो सकता है। अच्छा, हेप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा। हेप्लॉइड का मतलब होगा जिसमें 23 क्रोमोसोम हो, और डिप्लॉइड का मतलब होगा जिसमें डबल मतलब 46 क्रोमोसोम हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा कैन अकर इन बोथ हेप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड, दोनों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, डिप्लॉइड में ही होगा। जिसमें 46 क्रोमोसोम उसी में होगा, तभी तो आधा कर पाएगा। पहले से आधा रहेगा, रोड पर लेकर आओगे उसको। तो ये सिर्फ किस में होगा, कैन अकर इन डिप्लॉइड सेल ओनली। क्या ये वाली बात समझ आई सबको। हेप्लॉइड का मतलब उसमें कितने क्रोमोसोम है, एन, एन मतलब 23, और यहां पर कितने, 2n, और यहां पर पहुंच गए सब यहां पर। अब चलो, अब हम बात करेंगे अमाइटोसिस की, डिटेल में बात करेंगे अमाइटोसिस की। आ जाओ, ध्यान से सुनना आप। सुनो, अमाइटोसिस क्या होगा। तो लेट्स सपोज एक सेल है आपके पास, जैसे आपके पास एक सेल है, ठीक है, ध्यान से सुनो, आपके पास एक सेल है, इसमें और क्या दिखेगा आपको, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। तो देखो होगा क्या, एकदम ध्यान से सुनना, होगा क्या। सबसे पहले दो न्यूक्लियस होंगे। कैसे होगा दो न्यूक्लियस, सुनो ये देखो, मुंह बंद करके देखो। सबसे पहले क्या होगा, तो ये ना न्यूक्लियस से बीच में से दबेगा, ऐसे दबेगा, ऐसे दबेगा, लाइक एक गुब्बारा है उसको बीच में से दबा रहे हो। जब दबाते दबाते बीच पॉइंट पे आ जाओगे तो ऊपर एक न्यूक्लियस और नीचे एक न्यूक्लियस दिखेगा। क्या ये वाली बात समझ, इधर देखो, आपका न्यूक्लियस क्या होगा, पहले बीच में से दबेगा, उसको बोलोगे कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्ट होगा, दबेगा। ऐसे यहां से आप दबा रहे हो तो नीचे एक पूरा बन जाएगा, नीचे एक पूरा गोल गोल बन जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, ऐसे ये देखो दब रहा है यहां से अंदर की तरफ, ये और दबा, ये देखो ये भी और दबा, ये और दबा, ये देखो ये भी और दबा। तो दबते दबते ऊपर देखो एक न्यूक्लियस बन गया, नीचे एक न्यूक्लियस बन गया, समझा। तो बीच में से दबेगा और खींचेगा। देखो बलून है लंबा सा, बीच में से ऐसे दबाओ, देखो दो बलून होगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। देखा ना आपने, ऐसे। क्या बोलोगे इसको, कंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, श्श, बोला आवाज मत करो तुम लोग,
समझ नहीं आ रहे तुम लोग को? और तू बैठा क्यों? बोला बैठने। क्या हुआ यहां पर? कंस्ट्रक्शन। क्या ये वाली बात समझ आई? कंस्ट्रक्शन हुआ तो यहां पर क्या बन गया? दो न्यूक्लियस। तो यहां पर बन गया दो न्यूक्लियस। ये देखो कुछ ऐसा। दो न्यूक्लियस बन गया। अब आपका सेल भी बीच में से दबेगा ऐसे, और दब कर क्या बन जाएगा? दो सेल। तो देखो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो दो सेल बन गया। समझ आई बात सबको? तो ये था आपका डिवीजन। ये देखो पहले ये हुआ और फिर ये हुआ। तो ये था अमाइटोसिस। तो वापस अगर आपसे कोई पूछा कि अमाइटोसिस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? पहले न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट होकर दो न्यूक्लियस बनाएगा, फिर साइटोप्लाज्म कंस्ट्रक्ट होकर दो साइटोप्लाज्म, मतलब दो सेल बना देगा प्रॉपर। तो ये था आपका अमाइटोसिस। समझ आया सबको? अमाइटोसिस किस में होगा? तो ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है, जो सेल सिंगल होते हैं। ठीक है, तो आज इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। देखो अमाइटोसिस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सुनो। Simplest mode of cell division. During amitosis, nucleus elongate and a constriction appears somewhere along its length. This constriction deepens and divide the nucleus into two daughter nucleus. Constriction deep होगा और दो daughter nucleus बनेगा. Next, this is followed by the division of cytoplasm. अब cytoplasm का division होगा, which result in the formation of two daughter cell. ये division mainly किस में होगा? Unicellular organisms में होगा, या abnormal cell, या तो बुड्ढे cells में होगा। तो क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये था आपका अमाइटोसिस। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, बस ये चैप्टर में इतना ही करेंगे। क्या हो गया? फीटल मेम्ब्रेन सेल, मतलब जो सेल फीटस में हो। फीटस मतलब जो अंदर बच्चे हैं उनमें ये होगा। एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मुझे तोड़ने का बहाना चाहिए पीछे। 2 मिनट आपके पास, उसके बाद वाइवा चालू करेंगे। सूखा भी है। चल अब स्टार्ट करते हैं। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना सब लोग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब डाइजेशन चैप्टर की, ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखो डाइजेशन का मतलब क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल? तो डाइजेशन का मतलब होगा कि आप एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। किसी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसमें से आप डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको समोसा दूं, तो क्या आप समोसे में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, मिनरल्स ये सब डायरेक्टली निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। पहले आपको उसको खाना पड़ेगा। खा के जब वो अंदर जाएगा तो उसको सिंपल बनाया जाएगा। सिंपल मतलब ऐसे फॉर्म में उसको लाया जाएगा जिसमें से हम डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं।
तो जिसमें से आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं निकाल सकते उसे बोलोगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और जिसमें से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एब्सॉर्ब कर सकते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसे क्या बोलोगे? सिंपल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म और सिंपल फॉर्म का डिफरेंस समझ आया? कॉम्प्लेक्स क्या है? जिसमें से आप निकाल नहीं सकते, तो जो खाने की चीजें दिख रही है वो कॉम्प्लेक्स है, और जब वो अंदर पच जाती है पूरी तरीके से, अब आप उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकाल रहे हो, फैट निकाल रहे हो, विटामिन निकाल रहे हो, मिनरल्स निकाल रहे हो, पानी निकाल ले रहे हो, तो वो कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म। तो हमें करना क्या है डाइजेशन में? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना है। क्या ये वाली बात समझ आई? इसी प्रोसेस को बोलोगे डाइजेशन, और ये किसकी मदद से होगा? एंजाइम की मदद से होगा। पहुंच गए सब यहां पे? चलो ये देखो, तो जैसे आपके पास एक समोसा है विथ ऑल द इंग्रेडिएंट यू वांट, ठीक है? तो अब ध्यान सुनना, समोसा किससे बनता है? तो सबसे, अबे रुको, सबसे पहली बात, समोसे में भी फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स का मतलब क्या है? जो अंदर भरते हैं उसको फीलिंग्स बोलते हैं। वो फीलिंग्स की बात नहीं हो रही कि कट गया ये वो सब की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान सुनो, समोसे में मिलेगा आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है? बस आलू वालू कुछ नहीं। अब यहाँ पे आओ, चना मटर भी मिल जाता है कभी कभी, अगर ढंग की जगह से लो। यहां से लो तो खाली बाहर का ही मिलेगा, अंदर कुछ है ही नहीं, स्कैम हो जा रहा है, अंदर कुछ था ही नहीं। और ऑयल, ऑयल तो मिलने ही वाला है, पानी में थोड़ा छान रहे। ओके, अब ध्यान से सुनो, आलू में से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। चना मटर से क्या मिलेगा? प्रोटीन। और ऑयल से क्या मिलेगा? फैट। ये बात समझ आई? पर एक समोसा मान लो यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, मैं उसमें से सब प्रोटीन निकाल पाऊंगा? अरे नहीं निकाल पाऊंगा। फैट निकाल पाऊंगा? नहीं। क्या मैं कार्बोहाइड्रेट निकाल पाऊंगा? नहीं। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है अभी? कॉम्प्लेक्स। अगर मुझे इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो कहां डालना होगा? पेट में। ऐसे सीधा नहीं जाएगा, मुंह से चबाओगे अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, अंदर डाइजेस्ट हुआ। अब मैं क्या उसमें से ये तीन चीजें निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। तो अब ये कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म। तो यही कन्वर्जन करना है अपने को, और इस कन्वर्जन के लिए क्या लगेगा? एंजाइम। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? हल्का फुल्का समझ आया? अब आ जाओ, डेफिनेशन होगा डाइजेशन का, चश्मा समझ रहा है? अब आगे की बात करते हैं, ये डाइजेशन होगा कहां पर? तो ये डाइजेशन जिस जगह पर होगा उस जगह को क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ये वर्ड आपने सुना है पर मतलब नहीं पता उतना कुछ खास। एग्जैक्ट मतलब अब समझो, एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होगा? देखो, मुंह, ये ऐसे कर खा था इसको। चलो अब ध्यान सुनो, तो ये हमारा माउथ है, माउथ से एक पाइप चालू हुआ ऐसे अंदर, माउथ से एक पाइप चालू हुआ, ये गया यहां पर फेरिंग्स, फिर आया ओइसोफेगस, फिर आया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पीछे जाके खुल जाएगा, जिसे क्या बोलोगे? एनस। तो ये रास्ता है पूरा एक, ये रास्ते का एंट्री कहां से? माउथ से। एग्जिट का है पीछे, एनस पे। तो ये पूरा एक पाइप है, जुड़ा हुआ है आपस में, ये पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। इसी पाइप को क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है, तो क्या बोलोगे? और सबसे आखिरी हिस्सा? समझ आई बात? तो वही है कि जो चीजें आप आगे से खा रहे हो रंग बिरंगी, वो येलो कलर में बाहर आ रहा है एनस से। क्यों? ब्राउन होता है, वो ब्राउन मंडे होता है। और क्यों आता है सब कुछ? आप पालक पनीर भी खाओ हरा कलर का, वो भी येलो ही आएगा। क्यों आएगा ये हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर में। गाइस चलो हम टॉपिक चेंज करते हैं, काफी अनहाइजीनिक टॉपिक चल रहा है, बदलते हैं। सुनो, तो ये देखो, माउथ से स्टार्ट हुआ, ये आपका क्या था? फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है इतना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये एनस है। तो यहां से एंट्री होती है, यहां से एग्जिट होता है, सब में यही हो रहा है, ठीक है? तो यहां से एंट्री हो रही है और यहां से क्या हो रहा है? एग्जिट। ये पूरे पाइप को ही क्या बोलोगे आप? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर ओपनिंग है, मतलब आगे वाला ओपनिंग, उसे क्या बोलोगे? माउथ। और जो पोस्टीरियर ओपनिंग है उसे क्या बोलोगे? एनस।
तो यही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इन पार्ट्स के बारे में। क्लियर है सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। उसके पहले एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? देखो कुछ इतना होता है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर इतना होता है। 8 से 10 मीटर समझ लो अब, क्योंकि देखो ये अंदर एकदम फोल्डेड होता है ना, अंदर एकदम सिकुड़ा हुआ होता है। कभी आप एक मरा हुआ चूहा देखो या बकरा देखो, देखो उसका कितना लेंथ होता है इंटेस्टाइन का, तो बहुत बड़ा होता है ये। हम तो फिर भी इंसान है, हमारा तो और भी बड़ा होगा, समझ रहे हो? तो इसका लेंथ कितना होगा एलिमेंट्री कैनाल का? 8 से 10 मीटर। अंदर ही खाना एकदम घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ये एकदम मस्त रोलर कोस्टर है आपका अंदर। अब सुनो, पहले बात करेंगे माउथ की, एकदम ध्यान से सुनना। माउथ की 4 बाउंड्री से टोटल। अच्छा ये हम लोग ना बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। जब ये चैप्टर हम लोग चालू करेंगे ढंग से, तो वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर माउथ। तो ध्यान से सुनो, माउथ, माउथ के हम पहले बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। आगे वाली बाउंड्री को क्या बोलोगे? लिप। आगे वाले बाउंड्री को क्या बोलोगे? लिप्स। साइड वाले बाउंड्री को चीक। ऊपर के बाउंड्री को, ऊपर ये पैलेट, ऊपर वाला आता है ना, और नीचे वाला क्या होता है? टंग। टंग। और पीछे की साइड कुछ नहीं है, पीछे की साइड बाउंड्री रहता तो खाना कहां जाएगा? क्या ऐसे ही खा के यहीं से उगल दोगे? तू तू गुटखा थोड़ी ना खा रहे हो। आई बात समझ में? पहुंच गए सब यहाँ पे? ठीक है, तो माउथ का क्लियर हो गया सबको? तो सुनो, माउथ के अंदर खाली जगह है कि नहीं? है ना? तो माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है उस जगह को क्या बोलोगे? बक्कल कैविटी या तो ओरल कैविटी। माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलोगे? बक्कल। बक्कल मतलब होता है दांत, ओरल का मतलब है खाली स्पेस। तो बक्कल कैविटी या तो ओरल। ओरल का वर्ड कहीं पे भी आ जाए मतलब माउथ की बात हो रही है। पहुंच गए यहाँ पे सब? अब ध्यान से सुनना। बाउंडेड बाय फ्लैशी लिप्स, मतलब आगे की तरफ कौन है? लिप्स। साइड में क्या आएगा? चीक। रूफ पे क्या आएगा? पैलेट, वो जो कड़क एकदम। और नीचे पे क्या आएगा? टंग। और अंदर क्या मिलेगा आपको? सलाइवरी ग्लैंड, मतलब थूक के ग्लैंड, जो भर भर के थूक आ रहा है इतना, थू भाग गया। इतनी बात क्लियर है? जादू दिखाने के नाम पे किसी के हाथ पे थूके हो? अरे मजा आता है, हाथ आगे कर जादू दिखाता हूं। मैं तो अपनी बहन को बहुत बार दिखाया हूं। चलो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तीत की। चलो, यहां देख लो। यहां देख लो। तो सुनो, टीथ में आपको 3 चीजें पढ़नी है, थिकोडोंट, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, टीथ के स्टडी को, आप टीथ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, टीथ के स्टडी को क्या बोलोगे? तो टीथ के स्टडी को आप बोलोगे डेंटिस्ट। क्लियर है बात? ये डेंटिशियन। ओके, टीथ में आपको 3 हेडिंग्स पढ़नी है, हेट्रोडोंट, डायफायोडोंट और थिकोडोंट। एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे। पहला आपको दिया है थिकोडोंट, चलो थिकोडोंट समझो। थिकोडोंट का मतलब क्या होगा? हमारे सबके मुंह के अंदर दांत है, क्लियर है बात? कोई वो चौथी या पांचवी औरत तो नहीं है ना, वो जो रील आजकल ट्रेंड कर रहा है, वो 5 औरत वाला, बिरयानी वाली। मैं बिरयानी बनाऊंगी। चलो, उसके मुंह में दांत ही नहीं है, पता नहीं कैसी हो। तो अब ध्यान से सुनो, हाँ हाँ ठीक है, अच्छी वाली मैं बनाऊंगी। चलो अब ध्यान से सुनो, तो थिकोडोंट क्या होता है? ये यूट्यूब पे जाता है, वरना भी करके दिखाता हूं मैं। चलो ध्यान से सुनना, तो थिकोडोंट का मतलब क्या होगा? तो थिकोडोंट का मतलब देखो, हम सबके मुंह में दांत है, दांत फिक्स है ना, ऐसे तो नहीं दांत बस रखा हुआ है अंदर, ऐसे किया तो पूरा दांत इस साइड आ गया, ऐसे किया तो इधर, नीचे किया गिर गया। दांत फिक्स है ना अपनी जगह पे, हील थोड़ी ना है, फिक्स है। कहां पे फिक्स है? गम्स में। गम्स में, यहाँ पे। तो गम्स में आपका दांत फिक्स है, गम्स में खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को बोलोगे सॉकेट। देखो दांत उखड़वा दो तो वहां पे खाली गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते सॉकेट। सॉकेट का मतलब क्या है? दो जो छेद दिख रहा है ना आपको, वो सॉकेट। तो आपका टीथ
सॉकेट में फिक्स है, और वो सॉकेट कहां पर है? जॉ बोन, ये जबड़े की हड्डी में, यहाँ पे हड्डी है। तो टीथ इज फिक्स इनटू द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, इसी फिक्सेशन को आप बोलोगे थिकोडोंट। मतलब जैसे यहाँ पे गड्ढा है, उसमें आपने कील डाल दी, तो कील कहां पर है? गड्ढे में ना। उसी तरह दांत भी कहां है? गड्ढे में। इसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है कि हमारा दांत ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, दांत फिक्स है, और इस फिक्स होने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? थिकोडोंट। समझ गया थिकोडोंट क्या होगा? टीथ हमारा रैंडमली नहीं पड़ा हुआ है, वो फिक्स है आपके जबड़े में, उस जबड़े की हड्डी में, इसी को बोलोगे थिकोडोंट। अब बात करते हैं डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, डायफायोडोंट का मतलब क्या होगा? हमारी पूरी लाइफ में, हमारी पूरी जिंदगी में दांत सिर्फ दो ही बार आते हैं। एक तो पहला जब आप छोटे होते हो, पिल्ले भर के होते हो, जो सबसे पहली बार दांत आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। फिर हाँ, दूध के दांत, ऊंट के नहीं, दूध के। अब सुनो, फिर जब वो गिर जाते हैं, ठीक है, तो अब जो दांत आएगा उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ या डेसिडियस टीथ। तो दो ही बार आया ना, इसीलिए इसे क्या बोल दोगे? डाई मतलब दो बार, फायो मतलब होता है लाइफ। तो आपकी पूरी लाइफ में दांत कितने बार आए? दो बार, इसीलिए क्या बोलोगे? डाई फायो डोंट। क्या ये बात समझ आई? तो दांत हमारे पूरी लाइफ में दो बार आता है, इसलिए क्या बोलोगे? डाई फायो डोंट। और यहां पे क्या था? ठीकोडोंट, कि आपके गम्स में आपका टीथ फिक्स होगा, तो वही बोला टीथ फिक्स कहां पर है? सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। सॉकेट मतलब गड्ढे, गड्ढे जॉ बोन में गड्ढे हैं, उसमें दांत फिक्स है। पहुंच गए यहां पे? अब बात करते हैं हेट्रोडोंट की। तो सभी लोग अपना अपना कान खोल के ध्यान से सुनो, हेट्रोडोंट क्या होगा? सुनो, हम सबके पास दांत है, ठीक है? अब सुनो, हाँ, सबके पास दांत है, बस जिसमें चर्बी ज्यादा है उसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि तुड़वा लेते हैं कहीं ना कहीं। तो अब सुनो, तो हम सबके अंदर क्या सब एक ही दांत है? अलग अलग दांत है ना? हमारे अंदर अलग अलग दांत होते हैं, चार तरीके के दांत होते हैं। आगे वाला ये खरगोश वाला दांत, जिसको आप क्या बोलोगे? इंसाइजर। फिर बाजू में नोकीला दांत, ये इसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन ड्रैकुला वाला दांत, खून पी लिया, ये वाला, ठीक है? उसके बाद जो होगा उसको बोलोगे प्रीमोलर, और जो लास्ट में होगा उसे क्या बोलोगे? मोलर। तो हम सबके अंदर चार प्रकार के दांत होंगे: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। समझ आया ये वाला? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो चार तरीके के दांत है ना, इसीलिए इसे क्या बोलोगे? हेट्रो मतलब अलग अलग। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है अलग। तो हेट्रो डोंट, डोंट का मतलब है टीथ। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये थे आपके तीन अलग अलग दांत के टॉपिक। अब आगे की बात सुनो, आपसे पूछता है डेंटल फॉर्मूला बताओ। तो देखो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछेगा कि आपके दांत कितने हैं, कैसे हैं, तो आपको यह फॉर्मूला लिखना है। देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपर है, नीचे भी तो वही है ना, तो नीचे भी क्या है? इंसाइजर। नीचे मतलब इधर नहीं, यहां नीचे वाला, ये वाला, ऊपर और नीचे ऐसे। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब कितना इंसाइजर है, कितना कैनाइन है, कितना प्रीमोलर है, कितना मोलर है, आपको वो बताना है। तो ध्यान से सुनो, इंसाइजर होगा 2, कैनाइन होगा 1, प्रीमोलर होगा 2 और मोलर होगा 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। तो 21 और 23 ऐसे याद रखो, 2, 1, 2, 3, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ऊपर कितने दांत हुए टोटल? 8, 8। नीचे कितने हुए? 8। अच्छा, 8 इस साइड, 8 इस साइड, 8 इस साइड, 8 इस साइड, तो ऊपर कितने हो गए? 16। नीचे कितने हो गए? 16। टोटल कितने हो गए? ऐसे होता है 32। समझ में आई ये वाली बात? क्लियर है सबको? आगे वाला इंसाइजर कितना होता है? 2। फिर प्रीमोलर, सॉरी कैनाइन कितना है? 1। फिर क्या है? प्रीमोलर, और फिर क्या है? मोलर। समझा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, पहले 4 लिखो, फिर फॉर्मूला डाल दो, 21 और 23। 2, 1, 2, 3, देखो 2, 1, 2, 3, फिर इंटू 8, सॉरी इंटू 2 करके 32 निकाल दो। कैसे करना है समझ गया सबको? पक्का? ठीक है, तो ये तीत था, एक बार अपने टेक्स्ट बुक में देख लो।
नीचे कमेंट किया था अम्मी खत्म कंटेंट खत्म। हाँ दादी खत्म कंटेंट खत्म। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, अब हम ये टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ए मुंह बंद रखो, यहां देखो। सबसे पहली बात, टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन पार्ट, रूट पार्ट, एक और पार्ट होता है बे, दिया नहीं है क्या? हाँ बीच में होता है। नहीं नहीं पल्प नहीं होता है, चलो ठीक है, क्राउन और रूट, ओके। होते 3 है वैसे, आपको 2 दिया, ठीक है 2 ही पढ़ेंगे। एक होगा क्राउन है और एक होगा रूट। क्या इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, स्टार्ट करते हैं। सुनो, अ टूथ कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबव द गम कॉल्ड क्राउन। देखो, क्राउन मतलब कौन सा पार्ट? जो पार्ट आपको अपने दांत का दिख रहा है ना, वो क्राउन है। और जो पार्ट आपके जबड़े के अंदर गया है उसी का, जो नहीं दिख रहा आपको, वो क्या है? रूट है। इतनी बात समझ आई? तो जो पार्ट आपको दिख रहा है ये व्हाइट वाला, वो क्राउन है, और जो अंदर है जो दिख नहीं रहा आपको, वो क्या है? रूट है। तो tooth consists of portion that project above the gum called crown, and the root that is made up of 2 or 3 projections which are embedded in the gum. 2 or 3 projection का मतलब क्या होगा? ये देखो, ये शांत रहो। देखो दांत कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कितने प्रोजेक्शन दिख रहे हैं? 2। किसी किसी में 3 भी होता है। 3 होते हैं, ऐसे 3 होते हैं जो ऐसे धसे हुए होते हैं। तो वही बोला है कि रूट में या तो ऐसे 2 होंगे, या तो एक बीच में भी ऐसा होगा, ऐसा बीच में भी होगा, इससे क्या बोलोगे? 3 है। आई बात समझ में? ऐसे 3 होगा, या तो ऐसे 2 होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? अब आगे की बात सुनो, अब ध्यान सुनना। तो वही बोला आगे, अ शॉर्ट नेक कनेक्ट द क्राउन विद द रूट। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो आएगा नेक। ऊपर का क्राउन, बीच का नेक, और तीसरा पार्ट क्या है? रूट। जो बोल रहे हैं थर्ड पार्ट और 3 पार्ट होते हैं, ऐसे होता है। तो ऊपर का क्राउन, नीचे का रूट, और बीच में एक छोटा सा पार्ट होगा जो क्राउन और रूट को कनेक्ट करेगा, उसे क्या बोलोगे? नेक। पहुंच गए यहाँ पे सब? अब आगे की बात सुनो। द क्राउन is covered by the hardest substance of the body called enamel. तो देखो एनामेल क्या होता है? कवर होता है दांत के ऊपर जो बहुत ही हार्ड होता है। एनामेल नहीं, वो पापी गुड़िया है। एनामेल पे आओ। एनामेल क्या है? एनामेल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल किंगडम। बहुत ज्यादा कड़क होता है, उसी का लेयर होता है आपके दांत के ऊपर, इसलिए आपका दांत जल्दी सड़ता नहीं है। क्लियर हो गई बात? पर जब एनामेल का लेयर हट जाता है, तभी आपको ठंडा गर्म महसूस होने लगता है। ठंडा पानी पीते हो तो आपको जलता है, यहाँ पे ऐसा पेन होता है। गर्म कुछ पीते हो तो आपको ऐसा कुछ पेन महसूस होता है, सेंसिटिविटी महसूस होती है। एनामेल के हटने की वजह से होती है। आई बात समझ में सबको? इसीलिए रोज ढंग से ब्रश किया करो। नेक्स्ट, एनामेल, अबे ऐड करने नहीं बोला हूं, यहां देखो। मां माने डेटॉल का दूल्हा, लाइफ बॉय की दुल्हन, यहां आओ। अब सुनो, एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो एनामेल जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा? अब आगे की बात करते हैं। बेसिक शेप ऑफ द टूथ इज डिराइव फ्रॉम द डेंटाइन, अ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। डेंटाइन क्या होता है? देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये अंदर पीला पीला, ये डेंटाइन है। इस वजह से ही दांत का शेप आता है। क्लियर हो गई बात? तो डेंटाइन क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप। अब आगे की बात करते हैं। द डेंटाइन इनक्लोजेस कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। देखो, डेंटाइन के अंदर जो कैविटी आपको दिख रही है, ये सब, ये पूरा, उसी को क्या बोलोगे? पल्प कैविटी। अंदर की कैविटी को आप क्या बोलोगे? डेंटाइन के पल्प कैविटी। अब ध्यान से सुनना, लास्ट बात सुनो। पल्प कैविटी के अंदर क्या मिलेगा? ब्लड वेसल और नर्व। ब्लड वेसल मिलेगा और क्या मिलेगा? नर्व। तो एनामेल जब हट जाता है तो डायरेक्टली ये सब आके यहाँ पे ठंडा गर्म इस पर टच होता है, इसलिए आपको महसूस होता है। इसी को डॉक्टर बोलता है कि रूट कैनाल करो।
कि उसको कवर करके हटा दो जिससे ठंडा गर्म आपको महसूस ना हो। ओके, अब सुनो, अ पल्प कैविटी इज एक्सटेंशन इन द रूट ऑफ द टूथ कॉल्ड रूट कैनाल। इसी के थ्रू आपका नर्व और ब्लड वेसल दांत में आया। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये मैंने दांत जो बनाया आपको यहाँ पर, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कैनाल होता है, उसको बोलते हैं रूट कैनाल। रूट में है ना वो कैनाल, नीचे का पार्ट रूट है, उसमें एक कैनाल है, उसे क्या बोलोगे, रूट कैनाल। यहीं से आपका खून का पाइप आया, यहीं से आपकी नसें आई, तो इसी को रिपेयर करने वो बोलता है, क्योंकि ये खराब हो चुका है। आई बात समझ में सबको? पक्का क्लियर हुआ? चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब सुनो, द डेंटाइन ऑफ द रूट ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय सीमेंटम। डेंटाइन के ऊपर एक कवर है जिसे क्या बोलोगे, सीमेंटम। ओके ओके, अ बोन लाइक स्ट्रक्चर अटैच द रूट टू द सराउंडिंग ऑफ द सॉकेट इन द गम। मतलब दांत और गम्स के ऊपर दोनों पे परत होती है। जैसे ये देखो, ये गम्स होगा, उसमें ये टीथ है, तो देखो ऐसे कवर आएगा, ऐसे ऐसे जो दोनों को कवर करके रखा है, दोनों पे पकड़ के रखा है, एक परत बना के रखा है। क्लियर है बात? तो ये था आपका सीमेंटम, खत्म। क्लियर हो गई बात सबको? चलो एक बार रिकॉल करेंगे टीथ अपना पूरा, ध्यान से सुनना। टीथ के कितने पार्ट होंगे? 3। ऊपर का पार्ट जो दिख रहा है क्राउन, नीचे का पार्ट जो नहीं दिख रहा है, और दोनों के बीच में नेक। ओके, अब ध्यान से सुनना, टीथ के ऊपर एक कवर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, उसे क्या बोलोगे, एनामल। एनामल दो चीजों से बना है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम, क्लियर बात सबको, कार्बोनेट। अब ध्यान से सुनना, अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपके टीथ को, उसे क्या बोलोगे, डेंटिन। डेंटिन के अंदर जो कैविटी है उसे क्या बोलोगे, पल्प कैविटी। और उसमें क्या मिलेगा, दो, ब्लड वेसल और नर्व। ब्लड वेसल और नर्व दांत में आएगा नीचे से एक पाइप के थ्रू, उस कैनाल को क्या बोलोगे, रूट कैनाल। और लास्ट में टीथ और गम्स के ऊपर एक कॉमन लेयर होगा, उस कॉमन लेयर को क्या बोलोगे, सीमेंटम। समझ आया सबको? रीड कर लो। चलो अब आगे चलते हैं फेरिंग्स पे, टाइम नहीं है रीड करने का, घर पे करना। इसके बाद कौन सा लेक्चर है, मतलब टाइम पास? अरे तुम लोग कितना पढ़ते हो मुझे नहीं पता है क्या? चलो, ना नहीं बैठना है। चलो अब ध्यान सुनना, अगला टॉपिक है, ध्यान सुनो, अगला टॉपिक है हमारे पास फेरिंग्स। तो एकदम ध्यान से सुनना सभी लोग, अपना अपना कान खोलकर। अच्छा टंग बाकी है ना, चलो इसके बाद कर लेते हैं। तो सुनो, ये देखो, अब शांत रहो, रिजवान सर के आने का टाइम हो गया, तो मुंह बंद करके ही रखो। अब ध्यान से सुनो, ये नाक है, ये माउथ है, ठीक है? तो नाक के अंदर जो आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है उसे क्या बोलोगे, नेजल कैविटी, क्या बोलोगे? और जो माउथ के अंदर खाली कैविटी दिख रहा है ये, इसे बोलोगे बकल कैविटी या। अब चलो, अब ध्यान से सुनना, अब ये नीचे आया, आप ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप, इस पार्ट को बोलोगे फेरिंग्स, ये होगा फेरिंग्स। अब एकदम ध्यान से सुनना फेरिंग्स का। अब ध्यान से सुनो, ये देखो, यहां से क्या जाएगा, गैस, यहां से किसकी एंट्री होगी, यहां से एंट्री होगी गैस की। गैस गया इस पाइप में, यहां पे,
यहां से किसकी एंट्री होगी? यहां से फूड एंड वाटर। ये बात क्लियर सबको? खाने और पानी की एंट्री होगी, खाना पानी भी इधर ही आएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर एंट्री भी एयर की, यहां पर एंट्री भी, दोनों कहां पर आया? फेरिंग्स में। ये पार्ट फेरिंग्स है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड वाटर एंड एयर। बोल सकते हैं ना, कॉमन रास्ता। यहीं से देखो, यहां से हवा गया यहां पर, यहां से खाना गया यहां पर, तो ये कॉमन रास्ता हुआ ना खाना पानी और हवा का। तो हम बोलेंगे, हम यहां पर क्या बोलेंगे कि फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड वाटर और एयर। क्या इतनी बात समझ आई सबको? अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, नाक के पाइप से आके फेरिंग्स में जो हिस्सा खुलेगा, उस हिस्से को, नाक के पाइप के सामने जो होगा ये हिस्सा, ध्यान से सुनो, ये हिस्सा, इस हिस्से को आप क्या बोलोगे? इस हिस्से को आप बोलोगे नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नाक के सामने हो उसे क्या बोलोगे? नेजोफेरिंग्स। अब ध्यान से अगली बात सुनो, फेरिंग्स का वो हिस्सा जो मुंह के सामने हो, ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलोगे? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। और यहां पे देखो हमारे लैरिंग्स होता है, यहां पे आवाज जो कर रहे हो ना, यहां पे, ये, इससे आप आवाज करते हो, इससे आप लैरिंग्स बोलते हो। तो लैरिंग्स के ऊपर जो हिस्सा होता है, यहां पे लैरिंग्स है, इसके ऊपर ये जो हिस्सा होगा ये, तो लैरिंग्स के ऊपर जो हिस्सा होगा उसे क्या बोलोगे? लैरिंगोफेरिंग्स। क्या ये वाली बात समझ आई? क्या नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स क्लियर हुआ सबको? नेजोफेरिंग्स का मतलब वो हिस्सा जो नाक के सामने खुले, फिर ओरो का मतलब क्या हुआ? जो मुंह के सामने खुले, और लैरिंगो का मतलब क्या हो? जो लैरिंग से जस्ट ऊपर हो। क्या यहां तक समझ गए सब लोग? अब आगे की बात ध्यान से सुनना, अब सुनो, यहां से तो लैरिंग्स आ गया ना नीचे, ये, आपको क्या लग रहा है, आप जो खाना खा रहे हो, आप दाल चावल खा रहे हो, तो क्या उसमें जा रहा है वो? अरे वहां से तो आवाज कर रहे हो, वहां से तो नीचे फेफड़ा आने वाला है। यहां पे नीचे, ये तो नीचे फेफड़ा आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, आप जो खाना खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, फेफड़े में जा रहा है? हमारे फेफड़े में दाल जा रहा है, नीचे यहां से जा रहा है, और बड़ा आवाज आ रहा है, गड़ 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 गड़, नहीं जा रहा है ना? खाना मतलब कहीं और जा रहा है, खाना कहाँ जा रहा है? ओइसोफेगस में। ये विंड पाइप है, खाना कहाँ जा रहा है? फूड पाइप में। तो दोनों अलग होता है। तो सुनो, बाजू में एक और पाइप होता है, ये देखो, तो बाजू में एक और पाइप होता है, इस पाइप को क्या बोलोगे? फूड पाइप। और ये कौन सा पाइप है? श्श। तो ये है आपका फूड पाइप। और ये कौन सा पाइप है? मुंह बंद रखो, ये फूड पाइप और ये विंड पाइप है। पर आपके खाने को कैसे पता चलेगा कहां जाना है? आप ऐसा दाल चावल खा रहे तो ऐसे फूड पाइप में जाना, विंड में मत जाना, गुस्सा हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप एक एक निवाला खा रहे हो उसको बता के, और उतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना कि मालिक ने बोला इधर जाना है, इधर जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। तब ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो, तो कैसे जाएगा खाना, कैसे जाएगा? ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात, एकदम फोकस से सुनो, लास्ट पॉइंट है, खत्म होने वाला है।
ये देखो यहां पर एक ओपनिंग है और यहां पर एक ओपनिंग है, ये खाने के पाइप की ओपनिंग है और ये विंड पाइप की ओपनिंग है, बराबर है। ये देखो ये जो खाने के पाइप की ओपनिंग है ना, ये वाली, इस ओपनिंग को क्या बोलोगे? गुल्लेट, बुलेट नहीं गुल्लेट। और ये जो ये जो विंड पाइप की ओपनिंग है, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप ग्लोटिस। तो आपके जो हवे वाले पाइप की ओपनिंग है उसे क्या बोलोगे? ग्लोटिस। और जो फूड पाइप की ओपनिंग है उसे क्या बोलोगे? गुल्लेट। क्या इतनी बात समझ आई सबको? खाना किस में जाना चाहिए, ग्लोटिस की गुल्लेट? गुल्लेट, बराबर है। पर खाना अपने आप थोड़ी ना जाएगा, हमें ही कुछ करना होगा। तो हमने क्या किया ना, हम जब भी कुछ भी निगलेंगे तुरंत अपने ग्लोटिस को कर देंगे बंद। जैसे कुछ भी यहां से तुरंत अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे खाना, अगर ये बंद हो गया ऐसे, तो खाना ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? यहां पे जाएगा ना। तो ऊपर आपने लगा दिया एक कवर, ऊपर हम लगाने वाले एक कवर। ये देखो ऊपर कवर हो गया, ये ऊपर कवर आ गया। इस कवर को हम नाम देंगे, इस कवर को हम नाम देंगे इसको, ग्लोटिस के ऊपर है ना, इसीलिए इसे क्या बोलोगे? एपिग्लोटिस। तो ये ऊपर आपने एक कार्टिलेज का फ्लैप लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया, जैसे जब भी कुछ भी निकलोगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि खाते टाइम क्या, इसीलिए बोला जाता है कि खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, वरना आपका एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाएगा कि बंद रहना था कि खुला रहना था। और एक निवाला भी, एक दाना भी अगर इस पाइप में गया तो खांसते खांसते लाल हो जाओगे एकदम। आई बात समझ में? क्योंकि वो निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पे चावल अच्छा नहीं लगेगा। समझ गए इतना? तो क्या ये वाला पूरा कंसेप्ट समझ आया सबको? एक बार वापस समझो पूरा, ध्यान से सुनो। ये जो खाली कैविटी इसे क्या बोलोगे? नेजल कैविटी। ये जो खाली कैविटी उसे क्या बोलोगे? ओरल कैविटी। ओके। नेजल कैविटी के सामने जो फेरिंग्स का हिस्सा है उसे क्या बोलोगे? नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के सामने जो फेरिंग्स का हिस्सा है उसे क्या बोलोगे? ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर जो फेरिंग्स का हिस्सा है उसे क्या बोलोगे? लैरिंगोफेरिंग्स। ये बात समझ आई? फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता होता है किसका? खाना, पानी और हवा। अब जब नीचे पहुंचोगे तो अब खाने, पानी और हवा को डिवाइड करना पड़ेगा। खाना भेजोगे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। और आप हवा कहां भेजोगे? लंग्स में। तो अलग करना होगा। तो अब सुनो, तो नीचे की तरफ विंड पाइप है, तो आपको विंड पाइप को बंद कर दोगे तो खाना अपने आप फूड पाइप में जाएगा। जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसे क्या बोलोगे? ग्लोटिस। और जो फूड पाइप का है उसे क्या बोलोगे? गुल्लेट। तो ग्लोटिस के ऊपर आपने कवर लगा दिया और कवर ही बंद करोगे, उस कवर का नाम क्या है? एपिग्लोटिस। आई बात समझ में? देख लो एक बार अपने बुक में। वो अपने आप बायफोकेट होके चला जाएगा, वो अपने आप डिवाइड होके चला जाएगा। और आपके स्टमक में हवा गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पर उसमें खाना गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। वो लोग बोल दो अंदर आने को।
इंसानों की तरह जाओ।